लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सुरेंद्र गिल बहुत अच्छा रैडर है हमारे पास, आपने देखा करेंगे। और उसके बाद फिर इन दोनों के बाद विजय मलिक भी अच्छा है, और कुछ हमारे पास नए लड़के NYP के हैं, वो भी ठीक है। देखो प्रदीप नरवाल तो बिल्कुल चैम्पियन राइडर है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और प्रदीप नरवाल अभी बिल्कुल फिट भी है, क्योंकि अभी इस साल लगा इंडिया कैप में कंटिन्यू रहा, तो कंटिन्यू बहुत प्रैक्टिस में है। एक मिट्टी का खेल, एक गांव का खेल आज 5 स्टार होटल की छत के ऊपर, टेरिस के ऊपर तक यहाँ तक आएगा। तो उतना अंतर इसमें आया अभी पहले वाले मिट्टी के में और आज मैट पे आने से इतना बड़ा गैप जो था वो कवर करा इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा और अभी से कुछ देर के बाद आप एक इंटरव्यू देखने वाले हैं और वो इंटरव्यू होने वाला है जिस शख्स का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। 1990 में इन्होंने प्रोफेशनल कबड्डी खेलने की शुरुआत करी। 1995 में आर्मी की टीम में इनका सिलेक्शन हुआ। 1998 में जाकर इन्होंने सर्विसेज टीम में पार्टिसिपेट किया, सर्विसेज की टीम ने इन्हें चुना और 1998 में जब ये सर्विसेज की टीम में आए बतौर खिलाड़ी, उसी साल इनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। 1998 से लेकर 2007 तक ये सर्विसेज टीम के मेंबर रहे। फिर 2008 में ये कोचिंग की तरफ आए। 2008 में इन्होंने अपनी कोचिंग की शुरुआत नासिक टीम के साथ शुरू की थी और धीरे धीरे अलग अलग टीम को कोचिंग करते करते ये पहुंचे PKL में। PKL में इनको कोचिंग करने को मिला PKL सीजन 6 में पहली बार यूपी योद्धास को, और साल था 2018। इनिशियली सिर्फ एक मैच जीतने के बाद टीम की हालत बहुत बुरी हो गई थी और उसके बाद टीम को रिलाई करना पड़ा बाकी टीमों के जीतने और हारने पर, और इवेंचुअली उस वजह से इनके चांसेस जो थे सेमीफाइनल्स के बन नहीं रहे थे। लेकिन इस टीम ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाते हुए बाकी सारे मैचेस जीते और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। 2018 जब पहली बार ये कोच बने, किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस टीम को ये सेमीफाइनल पहुंचा देंगे। और मैं बात कर रहा हूं जिस शख्स की, उनका नाम है यूपी योद्धा के हेड कोच जसवीर सिंह, जिससे हमने बात करी है काफ़ी कुछ मुद्दों के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी है उनकी यूपी योद्धा की, जिस तरह से उन्होंने हेड कोचिंग करी है, जिस तरह का उनका माइंडसेट रहा है उसके बारे में। दूसरा हमने बात करी है खिलाड़ियों के बारे में। तीसरा हमने बात करी है उनके करियर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। 3, 2, 1 द इंटरव्यू बिगिंस नाउ। जसवीर सर, पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कोचिंग में इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब आप एक यंग खिलाड़ी को देखते हैं तो कैसे एक यंग खिलाड़ी के अंदर के टैलेंट को आप पहचानते हैं? देखो, यंग खिलाड़ी के टैलेंट तो बहुत खिलाड़ी में होता भी है, कहीं में देखने से पता है, उसके फिजिकल फिटनेस देखते हैं, उसका गेम के अकॉर्डिंग उसका कैसा फिजिक वगैरह है, वो सब चीज़ देखते हैं। उसके साथ साथ उसका डिसिप्लिन भी देखते हैं, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ी का डिसिप्लिन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ये कई सारी चीज़ उस खिलाड़ी में देखते हैं। सर, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने खिलाड़ी के तौर पे शुरुआत करी, फिर आप कोच बने, और जब उस वक्त कबड्डी की शुरुआत होती थी, आज भी लोग खेलते हैं मिट्टी पे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ कि मिट्टी से लेकर मैट में जिस तरह का बदलाव आया है इतने सालों में, उसको अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या अच्छी बातें रही हैं, क्या और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि और अच्छी हो सकती हैं? देखो, बदलाव तो अभी अगर आप आज से 10-15 साल लीग शुरू होने से पहले की आप बात करोगे तो कबड्डी बिल्कुल एक ख़त्म होने की कगार पर आ चुका था। कबड्डी कोई बहुत कम खेली जा रही थी। आज से 20-30 साल, 30-40 साल पहले जाओगे तो हर गांव में कबड्डी खेली जाती थी। हर कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, हरियाणा, यूपी, कहीं भी हो, तो कबड्डी ऐसा, क्योंकि कबड्डी ऐसा गेम है इसके लिए ज़्यादा आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा जो खाना खा रहे हैं हम नॉर्मल घर में खाते हैं, उसी के साथ हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए हर गांव में कई टीम होती थी। एक गांव में 3-3, 4-4 टीम गांव में होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये, क्योंकि एक मिट्टी का गेम माना जाता था कबड्डी, एक भाई मिट्टी का गेम है तो इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे ही ये मसाल स्पोर्ट्स और हमारे फेडरेशन ने जो मिलकर ये प्रो कबड्डी शुरू की, तो और इसका मैट पर जो लेकर आए, तो इसके नतीजे आप भी देख रहे हैं। आज कबड्डी क्रिकेट के बाद हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी लीग है, तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पहले गांव में खेलते, लेकिन आज ये मैट पर आने की वजह से ये शहरों में भी बच्चे इसे खेल रहे हैं और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और देख के भी अच्छा लगता है। एक ग्राउंड भी, और वो भी आप देखें तो एक माहौल सा बनता है ऑटोमेटिक। एक बार की बात बताऊँगा, सीजन 6 की बात है, तो हम रोहिणी में वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, रोहिणी दिल्ली के अंदर होटल में। तो वहाँ जो वो होटल है, रोहिणी होटल ये था, तो उसके टेरिस पे हमने मैट लगाया हुआ था वहाँ। तो हम वहाँ
प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ राव साहब हमने आए हुए थे कहीं से, उसमें होटल में थे, वो लास्ट वाली ऊपर वाली मंजिल पे वहाँ थे, तो उन्होंने देखा, तो वहाँ ये मैट लगा रखा था हमने टेरिस के ऊपर, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने देख कर फ़ोटो भी डाला उसका, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी लाइन कही थी, वो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को, हमें भी बड़ा बढ़िया अच्छा लगा, खासकर कबड्डी खिलाड़ी। तो उन्होंने बोला कि देखो एक मिट्टी का खेल, एक गांव का खेल आज 5 स्टार होटल की छत के ऊपर, टेरिस के ऊपर तक यहाँ तक आ गया, तो उतना अंतर इसमें आया अभी पहले वाले मिट्टी के में और आज मैट पे आने से इतना बड़ा गैप जो था वो कवर करा है। बिल्कुल। और सर आपकी जो शुरुआत हुई यूपी योद्धा से, अगर मैं बतौर कोच की बात करूँ तो सीज़न 6 से शुरुआत हुई थी, उसकी कुछ कहानी जो आप हमें ऑफ द कैमरा बता रहे थे, कुछ ऐसी बात जो कि बहुत कम दर्शकों को पता है, एक बार अगर आप शेयर करें तो। सीज़न 6 मेरे लिए पहली बार मैं लीग में आया था, पहला सीज़न था मेरे लिए, और काफ़ी अच्छी टीम थी हमारे पास, जीवा, रिसांग, ये अपना प्रशांत राय, श्रीकांत, काफ़ी बढ़िया टीम थी उस टाइम में हमारी। लेकिन जैसे ही उसी सीज़न की बात है जो हम वहाँ रोहिणी में कर रहे थे, तो लीग शुरू होने से पहले हमारे 2-3 खिलाड़ियों का इंजरी होगी, छोटा इंजरी, उसको मसल पुल हो गया जीवा का, रिसांग का भी प्रॉब्लम होगी, प्रशांत राय के एंकल में प्रॉब्लम होगी। तो जो पहला मैच हम जीते इसके साथ, तमिल तराई के साथ था चेन्नई के अंदर, और उसका बहुत वन साइड वो था, 20-0 शायद 20 पॉइंट हमारे पे, 0 उनका, तो उसके बाद वो है। लेकिन वो पहला मैच जीतने के बाद में जो 2-3 जो इंजरी हमारे हुई, तो हम लगातार टीम 9 मैच लगातार हार गई उस टाइम। लगातार मैच 9 हारने के बाद जो है वो हमारी प्ले ऑफ में जाने की संभावना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, कोई सपने जैसा था वो, तो कि वहाँ से नहीं जा। लेकिन वही बात जो मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि धैर्य और पैसेंस अगर आप रखोगे और मेहनत करते रहोगे ईमानदारी के साथ, तो कहीं ना कहीं से भगवान भी कोई रास्ता निकाल देता है। तो उसमें लास्ट में ऐसी सिचुएशन आई कि वो ये देखना पड़ता था कि वो टीम उससे हारेगी और हम इससे जीतेंगे, तो ऐसे ही होता चला गया। फिर लगातार हम 8 मैच जीते, तो हम जीतते रहे और वो 2-3 टीम अप डाउन हो गया, ऐसा हार गया। लास्ट का मैच गुजरात और पटना का था, तो अगर वो 1 पॉइंट लेके भी वो जीत रहे थे तो वो प्ले ऑफ में जा रहे थे, और हमारा बंगाल के साथ था, हमें बंगाल से जीतना था और उन्हें 1 पॉइंट लेना था। हार भी जाते अगर वो, तो वो, लेकिन वो हारे भी और 10-12 पॉइंट सारे, उन्हें 1 पॉइंट भी नहीं मिल पाया उसमें, और हम बंगाल से वन साइड जीते। तो वो चीज़ जब उसका एहसास हुआ कि भाई अगर आप मेहनत करोगे, ईमानदारी रखोगे, सही तरीके से काम करोगे, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा और रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। बिल्कुल सर, यूपी की टीम से बड़ी उम्मीदें रहे हैं कि इस बार टाइटल के लिए, और अगली जो लास्ट सीज़न बेसिकली गुजरा है उसके रिगार्डिंग पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या लगता है आपको कहाँ गलतियाँ हुई हैं और किसको इस बार आपने उसको एड्रेस किया है, और क्या लगता है कि पिछले बार का क्या चैलेंज था और इस बार उसको ओवरकम कर जाएंगे? देखिए यूपी जो पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल भी टीम में कोई कमी नहीं थी, अच्छी टीम थी हमारी, पिछले बार भी बढ़िया टीम थी। और जो एक दो कमी पिछली बार से, मैं थोड़ा लेफ्ट कवर पे हमारा प्रॉब्लम थी कि वो शुभम था, नया लड़का था, वो NYP से लिया था हमने, वो थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था, कुछ बीमार भी हो गया बीच में, कई दिन बीमार रहा। और उसके बाद गुरदीप था, लेकिन गुरदीप ने अच्छा करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ लगता था थोड़ा सा लेफ्ट कवर में, तो हमने लेफ्ट कवर का उस कमी को दूर करने के लिए हमने हरिंदर युवा में था, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो रहा है कई सीजन हो गए उसके। और दूसरा हरिंदर का बेनिफिट हमें ये है कि हरिंदर यूपी से है, और जो हमारा राइट कवर है तो वो उसके साथ दोनों ही यूपी से नेशनल भी खेलते हैं, और ये रेलवे में जॉब करते हैं, तो दोनों इकट्ठे खेलते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो और गुरदीप तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास, तो ये कमी दूर करिए। दूसरा हमारे पास जो रोहित तोमर था, नया लड़का था, वैसे ऑलराउंडर था हमारे पास, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड था, लेकिन उसको थोड़ा इंजरी की प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस बार नहीं है टीम में। तो उसकी जगह हमने जो हमें एक ऑलराउंडर अच्छा चाहिए था, वो हमने विजय मलिक चला दिया, क्योंकि देखो विजय मलिक का 5-6 सीजन का एक्सपीरियंस भी है, और वो अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी काम देगा हमें वो, और किसी भी पोजीशन पर उसे आप खिला सकते हो। तो पिछले साल से ये थोड़ा सा टीम में बदलाव है, तो इस बार ऐसा लगता है कि हर चीज़ ठीक है, और मुझे पूरी टीम से उम्मीद है अच्छा करने। बैलेंस मतलब आपके हिसाब से कि अच्छा बैलेंस इस बार टीम का, और प्रदीप नरवाल से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है, आपको भी पता है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं कबड्डी के, तो उनको किस तरीके से वो जूनियर्स के साथ बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो घुल मिल रहे हैं बाकी खिलाड़ियों के साथ? देखो प्रदीप नरवाल तो बिल्कुल चैंपियन राइडर है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्रदीप नरवाल अभी बिल्कुल फिट भी है,
क्योंकि अभी इस साल लगा इंडिया कैंप में कंटिन्यू गया तो कंटिन्यू वो प्रैक्टिस में है और अभी भी हमारे पास भी आए यहाँ भी तो वेट कम करके अच्छी मेहनत कर रहा है और बिल्कुल उससे हमें ये उम्मीद है कि वो टीम का एक लीड राइडर है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सुरेंद्र गिल बहुत अच्छा राइडर है हमारे पास, आपने देखा पहले भी। और उसके बाद फिर इन दोनों के बाद विजय मलिक भी अच्छा है और कुछ हमारे पास नए लड़के NYP के हैं वो भी ठीक है, अनिल है, गगन गौड़ा है, महिपाल है, तो ये कई सारे लड़के अच्छे हैं हमारे। और प्रदीप से तो देखो उम्मीद तो जो चैंपियन खिलाड़ी होता है उससे तो पूरी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन किसी एक खिलाड़ी के ऊपर भी निर्भर होना वो भी गलत है। तो उसके साथ साथ हमारे दूसरे राइडर भी हमारे पास अच्छे हैं। जी बिल्कुल। रही बात जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि प्रदीप टीम के साथ कैसे रहता है, तो प्रदीप एक जितना बड़ा खिलाड़ी है वो, जितना बड़ा उसका नाम है, जितने उसके रिकॉर्ड हैं, प्रदीप एक बहुत ही सिंपल लड़का है वो। कोर्ट के बाहर अगर उसे आप देखोगे तो वो सबके साथ, खासकर जूनियर बच्चों के साथ वो बड़ा घुल मिल कर रहता है। वो रहता ही तकरीबन जूनियर के साथ है, जो नया लड़का टीम में आएगा उनके साथ वो रहता है। और टीम का माहौल हंसी मजाक सबके साथ, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई इस तरह का माहौल नहीं है, बिल्कुल एक छोटे बड़े भाई की तरह टीम में सारे हमारे रहते हैं। सर केनिया के भी 2 प्लेयर हैं जिनसे हमने भी बात भी करी है, तो ड्रेसिंग रूम में ऑब्वियसली अलग अलग उनकी भाषा कम्युनिकेशन चैलेंजेस वो बता रहे थे, तो आप कैसे उन लोगों को कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से घुल मिल जाए टीम के साथ, और ड्रेसिंग रूम को किस तरह से आप रखना चाहेंगे चाहे मैच जीते चाहे हारे? देखो जो कीनिया से लड़के हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश है, लेकिन हम उन्हें थोड़े वर्ड हम उन्हें हिंदी के भी सिखा रहे हैं जो हमें ग्राउंड में काम आने वाली चीज़ है, तो हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सीख भी रहे हैं। कीनिया वाले लड़के में देखो उनके फिजिक वगैरह बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी बार शायद हो सकता है कबड्डी के कंपटीशन कम है, प्रैक्टिस कम मिलती हो, तो उन्हें टेक्निक की उसकी ज़रूरत है। बाकी आप उनका हाइट और वो उसका देखोगे तो बहुत बढ़िया, तो उन पे हम ज़्यादातर उसी पे काम कर रहे हैं, जो टेक्निक थोड़ा सिखाया जाए उन्हें, ताकि आगे के लिए भी वो उनके भी काम आए। उनके अपनी कंट्री में जाएंगे तो कुछ नए बच्चों भी वो सिखा सकें, उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। आपकी टीम में सबसे शरारती प्लेयर कौन सा है? नहीं, अगर आप मैं शरारती कहूँगा तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, सारे बच्चे बड़े नहीं, एक्चुअली वैसे हंसी मजाक तो सारे ही करते हैं एक दूसरे, अभी मेरे सामने तो वो थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन आपस में तो हंसी मजाक चलती है उनकी। लेकिन वैसे तकरीबन बच्चे शांत से ही है, वैसा नहीं कि ज़्यादा उछल कूद वाला कोई नहीं है, सारे बच्चे ठीक है। और सबसे सीरियस गंभीर कौन है? सबसे गंभीर तो इनमें सबसे गंभीर सुरेंद्र गिल है, वो शांत रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, प्रैक्टिस करेगा, रूम में जाएगा, किसी से फालतू कुछ नहीं, तो सबसे शांत तो। डिसिप्लिन खिलाड़ी कौन है सबसे ज़्यादा? अनुशासन? नहीं, अनुशासन सारे में, मैंने आपको बताया ना, सारे लड़के बड़े नहीं, एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, मैं वाकई मतलब बहुत डिसिप्लिन वाले लड़के हैं। मैं फ़ौज में नौकरी करी थी, मैंने वहाँ इतने 25-26 साल में फ़ौज में कर गए, तो वहाँ डिसिप्लिन काफ़ी होता है, और हम भी देखते थे कि भाई हाँ फ़ौज है तो डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप यहाँ इस अकेडमी में भी आप देखोगे और यूपी उधर जो टीम के लड़के अगर इनमें देखोगे तो वाकई फ़ौज में यहाँ मुझे अंतर नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन, जैसे बोल दिया वैसे करना, फालतू इधर उधर का कुछ नहीं, अपनी ट्रेनिंग करना, खाना खाना, प्रॉपर अपना रेस्ट करना, या जो भी बाकी वर्क हम कराते हैं वो करना, इधर उधर का कुछ नहीं। जैसे अभी फ़ौज की बात करी तो आपने बताया कि फ़ौज से एक अनुशासन आ जाता है आपके अंदर, तो फ़ौज से अनुशासन के अलावा आपने क्या सीखा जो आपने अपने कोचिंग करियर में अप्लाई किया है अपनी ज़िंदगी में? नहीं, फौज से सबसे ज़्यादा तो हमने देखो गांव में, पहले हम छोटे थे उस टाइम 18-20 साल में, तो आप जानते ही हो बच्चे शरारती इस तरह के सब होते हैं, तो फौज में जाने के बाद एक बहुत ज़्यादा सहन शक्ति मिलती है फौज से जाकर, क्योंकि वहाँ आप किसी के अंडर में रहना होता है, वहाँ कोई इनकी पिंकी का तो कोई मतलब नहीं, जो आदेश आपको एक अनुशासन मतलब दूसरे के अधीन रहना, उसको जो बड़े बोल रहे हैं, जैसे घर में होता है, गाँव में हम कहते हैं ना कि भाई घर का जिस घर में बड़े की बात सुनी जाती है तो वो घर अच्छा चलता है, तो ऐसे ही फौज है कि जो हमारे सीनियर होते हैं वहाँ, वो हमें गाइडेंस देते हैं कि तुम्हें ये करना वो करना, जो भी है आदेश मिलता है और वो मानना पड़ता है। घर में तो थोड़ा सा वैसा लगाओ आप कि भाई एक रिश्ते नाते होने की वजह से मानते हैं, सुनते हैं, पिताजी हो गए, बड़े भाई हो गए या चाचा हो गए तो उनकी बात सुनते हैं, लेकिन फौज में अगर आप वहाँ जाओगे तो जो भी आपका सीनियर है तो आपको उसका सुनना है, और वो सही गाइडेंस करते हैं, तो वहाँ से बहुत सहन शक्ति मिलती है और सही डायरेक्शन, जीवन जीने का लक्ष्य पता चलता है वहाँ। बिल्कुल सर, बतौर कोच आपने भी जैसे उतार चढ़ाव देखे होंगे, अलग अलग टीम की बात करते हैं, सिर्फ की ना बात करें, लेकिन उस माहौल में, उस परिवेश में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका किस तरह से समर्थन होता है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, जैसे प्रेशर आता है, टीम हारती है तो बहुत प्रेशर भी आता है, सारा माहौल चेंज होता है उस टाइम, तो उस टाइम सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है आपको,
तो सपोर्ट मैनेजमेंट से मिलता है और परिवार से भी बात होती है। तो अगर मेरी आप बात करोगे तो मैं मेरे पिताजी थे, तो वो अगर आज मैं कुछ हूँ तो उनकी वजह से, क्योंकि वो घर में हमारे कोई कबड्डी वगैरह कोई नहीं खेलता था, इस तरह का स्पोर्ट्स में कोई नहीं था, लेकिन पिताजी को थोड़ा इंटरेस्ट था तो उन्होंने ही मुझे खेलने के लिए भेजा कि नहीं जाया कर, और उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे अभी तक भी। और लेकिन पिछले साल वो अक्टूबर में लीग के दौरान ही, आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जब भी टीम का मतलब अप डाउन होता था कि ऐसा बात चलती तो वो मुझे फ़ोन से बात होती रहती थी, तो वो मुझे फ़ोन करके ये कहते घर कोई बात नहीं, अभी अच्छा होगा, आगे लगे रहे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे उस दिन भी वो शायद 26 अक्टूबर की बात है पिछले 2022, जिस दिन उनका देहांत हुआ, तो उसके 4-5 दिन पहले भी टीम थोड़ा अप डाउन चल रही थी, तो वो फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बोला कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अच्छा करेंगे लड़के, अच्छा करेंगे, अच्छी टीम है, बहुत अच्छा करेंगे ये। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सर, मतलब कि पहला कोच आपको याद है कि आप कौन थे? नहीं याद क्यों, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं उससे पहले कोच को कैसे बोल सकता हूँ, जो पहले मेरे कोच थे मेरे गांव रसूलपुर से, जो मेरे कोच थे अमरपाल गोली थे, आज बेचारे वो इस दुनिया में नहीं है, खैर वो एक एक्सीडेंट में उनका चले गए वो, तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने सिखाया, बेसिक वही था जो उन्होंने शुरू करा मुझे वहाँ से। उसके बाद में फिर एक हमारे गाँव के पास में गाँव है, वहाँ से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं कैप्टन बिशन सिंह सरोज, जो हैदराबाद में कोच थे उस टाइम, और वो भी हमारे गांव में काफ़ी आना जाना होता था, तो मुझे वो वहाँ लेके गए और उन्होंने मुझे वहाँ स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती कराया हैदराबाद में आर्मी के अंदर। और उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर मैं आगे गया तो फिर आर्मी टीम में गया तो वहाँ हसन कुमार जी मिले, फिर सर्विस टीम में गया तो फिर हसन कुमार और बलवान जी मेरे कोच रहे लगातार 8-7 साल। तो इनकी बड़ी छत्र छाया रही, सभी के बड़ा आशीर्वाद रहा, और मैं मानता हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो मैं आज उन लोगों की वजह से ही हूँ कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया है हमें। और वो धमकाते भी थे, पिटाई भी करते थे, सारे ये गलती करते थे तो हमें धमकाते थे, लेकिन वो अच्छा लगता था कि वो अगर हमें कोई डांट रहा धमका रहा तो हमारे अच्छे के पीछे। तो हमने उनका भी आदर सम्मान आज भी है उनका पूरा सभी का, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए। सर, एक मेंटर के रूप में आप क्या मैसेज देंगे? आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है, बहुत सारे खिलाड़ी आपके अंदर में दिख रहे हैं, तो क्या एक मेंटर के रूप में आपका मैसेज होगा? मेंटर के रूप में मैसेज मेरा ये है सर, देखो एक तो जब एक उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, एक जब आप बहुत अच्छी पीक में जा रहे हैं, बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, तो उसमें ज़मीन पर रहना चाहिए हमें। जैसे कहते हैं ना गाँव में कि ज़मीन पर उड़ मत आसमान में मत, तो हमें सिंपल रहना चाहिए। और आपका समय ख़राब भी चल रहा है, अगर परफॉर्मेंस बहुत डाउन आती है तो उसमें बिल्कुल मर भी नहीं जाना कि नहीं यार ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं, जिंदे हैं ना हम, अगर हम जिंदे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, दोबारा मेहनत करके फिर अच्छा करेंगे तो फिर दोबारा से आ जाएंगे। अभी प्रदीप नरवाल सीजन 9-8 में हमारे पास आया उस टाइम, तो कोविड के बाद आया था, कोविड के बाद आने के बाद बिल्कुल अनफिट था जी, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हुई शुरू के कई मैचों में, बिल्कुल ख़राब नहीं। तो मैं उससे भी ये बोलता कोई बात नहीं यार, ये ख़राब समय निकल जाएगा, थोड़ा सा फिटनेस अच्छा करो, थोड़े सा और कोशिश करो, हो जाएगा। तो कर दिया उसने। विराट कोहली है, अभी आपने देखा अभी 2 साल के पहले क्या लोग उसे बोल रहे थे कि संन्यास ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसने मेहनत करके दिखाया, फिर वो आज देखो कितने शतक अभी सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो मेरा यही मेंटर का तो यही मैसेज है कि भाई अच्छे समय में ज़्यादा इतराओ मत और ख़राब समय में ज़्यादा मरो मत, मेहनत करते रहो, ईमानदारी रखो, सब ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, जहाँ हमने कोशिश करी कि सर से बात करें यूपी योद्धा के रिगार्डिंग, कबड्डी एकेडमी के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे सवाल थे जो हमने सर से पूछे और सर ने उनका जवाब दिया। आपसे जल्दी मिलेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई नर्वस तो नहीं है, एक्साइट है, नया सीजन है, नई तैयारियां हैं। ये नए खिलाड़ी में सबसे अच्छी जो चीज़ देखने की होती है वो होती है स्पीड। प्रदीप से ही सीखना चाहेंगे यही कि मतलब उस मुकाम पर जाके इतना सरल स्वभाव हो उनका। जो टीम की डिमांड है ना, मुझे वही बेस्ट लगता है। अगर रेडिंग की डिमांड है तो रेडिंग पसंद है, अगर डिफेंस की डिमांड है तो डिफेंस करना पसंद है।